नेक्स्ट टॉपिक की हेडिंग डालिएगा एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज, विश्राम कोण। देखो पहले आप इसको समझेंगे और हाँ हंस मत अब भाई, इधर देख ले, पहले तो एंगल बना के बैठ जाते हो, पढ़ना लिखना है ना। हाँ तो ध्यान में रखिए बात। देखो एंगल ऑफ रिपोज की बात कर रहे हैं अपन, तो एंगल ऑफ रिपोज में सबसे पहले आप ये समझें कि इंक्लाइनेशन एंगल की वो मैक्सिमम वैल्यू जिस पर इंक्लाइंड प्लेन पर रखी हुई जो बॉडी है वो बच्चों किस में रहेगी, रेस्ट में रहेगी। देखो बच्चों इसमें अपन क्या करते हैं कि अगर आपके पास में कोई भी इंक्लाइंड प्लेन है और इस इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर आपने कोई बॉडी रख दी, अब इंक्लाइंड जो आपके पास में इंक्लाइंड प्लेन का जो इंक्लाइनेशन एंगल है उसकी वैल्यू को आप इंक्रीज करते जाओ। जैसे जैसे करोगे तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ये ऊपर रखी बॉडी है वो रेस्ट पोजीशन को लीव कर देगी। कहने का मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू जिस पर ये रेस्ट पर रहता है वो ही आपका क्या बन जाएगा, एंगल ऑफ रिपोज, जिसको हिंदी में बोलते हैं विश्राम कोण, कि जब तक कि वो ऊपर रेस्ट में रहे तब तक। क्लियर हो गया भाई। कहने का मतलब है इसको आप देखो ऐसे भी समझ सकते हैं, आपको इसके ज़रिए समझाते हैं। ये आपके पास में कोई एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है और ये आपका बन गया यहाँ से इंक्लाइंड प्लेन, और इस इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर मैंने एक बॉडी को यहाँ से रख दिया है। ध्यान से देखें भाई, इधर देख ले, इधर हाँ पहले तो एंगल बना के बैठ जाते हो, पढ़ना लिखना है ना। हाँ तो फिर देख ले, तो भाई देखो ये वाला जो है ना, ये वाले पीछे दिख रही है ना ये चौक है भाई यहाँ पर, तो अब ये जैसे ही नीचे की तरफ आएगा, मान लो मैंने ऐसे रखा, अभी तक तो ये रेस्ट में है, और जैसे जैसे इसकी वैल्यू अपन इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे ये क्या होगा, नीचे की तरफ आएगा। तो ये मैक्सिमम वैल्यू किसकी, इंक्लाइनेशन एंगल की वो मैक्सिमम वैल्यू जिस पर इंक्लाइंड प्लेन पर रखी बॉडी किस में रहे बच्चों, रेस्ट में रहे, तो वो आपका बन जाता है इंक्लाइनेशन एंगल। और वो इंक्लाइनेशन एंगल जो भी आपका आएगा उस केस में वही क्या बन जाता है, एंगल ऑफ रिपोज। तो आप डायग्राम से समझने की कोशिश करें। ये मैंने बना दिया बच्चों एक इंक्लाइंड प्लेन, और ये जो एंगल हो गया ये आपका इंक्लाइनेशन एंगल है जिस पर ये बॉडी जो है वो रेस्ट में है, ठीक है। और जैसे इसकी वैल्यू आप और इंक्रीज करोगे तो ये मूविंग कंडीशन में आ जाएगा। ये एम मास का ब्लॉक है और ये बोला गया है कि जो सरफेस है वो कौन सी है, फ्रिक्शनल सरफेस है। ये आ गया तुम्हारा माजी एम जी, और ये बच्चों तुम्हारा आ गया एम जी कोस थीटा, क्या बन जाएगा रे, माजी कोस थीटा। और ये वाला जो कंपोनेंट आ गया ये बन गया माजी साइन थीटा। और जब ये नीचे की तरफ मूव करेगा तो फ्रिक्शन किधर लगता है, मोशन के अपोजिट। अब मैं एक चीज़ और कंफर्म कर देता हूँ, बहुत सारे बच्चों के माइंड में चलता है कि भैया जब भी कोई बॉडी मूव करती है तो जिस साइड में आप फोर्स लगाते हैं उसी डायरेक्शन में ही बॉडी क्या करती है, मूव करती है, कि जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स अप्लाई किया उसी डायरेक्शन में बॉडी मूव करने लगी। ऐसा नहीं है। आपने खट्टा मीठा मूवी देखी है ना, तो उसमें क्या था, तो क्या होता था कि भाई वो जैसे ही नीचे की तरफ आ रहा था आपका रोड रोलर, तो पीछे से आगे से कुछ लोग उस पर धक्का लगाए थे, वो पीछे तो नहीं जा रहा था, वो किधर आ रहा था, आगे की साइड ही आ रहा था। उस लोगों ने फोर्स किधर लगाया, ऊपर की तरफ, ये आ किधर रहा था, नीचे की तरफ। तो आप ये गलतफहमी पैदा ना करें कि किसी भी बॉडी पर अगर अपन फोर्स अप्लाई करते हैं उसी डायरेक्शन में उस पर क्या लगता है, मोशन होता है, तो ये ज़रूरी नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल अपन लें, जैसे अपन रैंप की वो बात करते हैं कि जैसे काफ़ी सारे गाँव में घरों में क्या होता है भाई कि एक थोड़ा सा ऊपर गेट होता है और गेट से ढलान की साइड में रास्ता जाता है। तो बच्चों इसमें क्या करते हैं कि जैसे ढलान की साइड में जाता है तो कैसे, जैसे मान लो अपन गाँव में नारा गाड़ी ऊँट गाड़ी जो भी होती है, तो उनसे अपन क्या करते हैं कि उनको पीछे की साइड से या तो पुल करते हैं, खींचते हैं, या फिर अपन उसको धीरे धीरे स्लो आने देते हैं। तो उस केस में आप फोर्स किधर लगा रहे होते हैं, ऊपर की साइड में, लेकिन ये गाड़ी या जो भी पार्ट है वो किधर मूव कर रहा है, नीचे की तरफ। तो आप ये नहीं कह सकते कि जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में ही आपका मोशन होगा। क्या, वो डिपेंड करता है कि आपका नेट फोर्स जो है उसकी डायरेक्शन क्या है। अब दूसरी बात ये थी कि मोशन के अपोजिट क्या लगता है, फ्रिक्शन। इधर देख ले, इधर, हाँ ये बात ध्यान में रखना भाई, पक्का समझ में आ गया ना
कि मोशन के अपोजिट क्या लगता है, फ्रिक्शन, ना कि एक्सटर्नल फोर्स के अपोजिट क्या लगेगा, फ्रिक्शन। ये माइंड में अच्छे से ध्यान रख लेना भाई। अगर क्या बोलोगे, मोशन के अपोजिट फ्रिक्शन लगता है, लेकिन आप ये कहना गलत है हर केस में कि फोर्स जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसके अपोजिट क्या लगता है, फ्रिक्शन। ऐसा नहीं होता है, जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में बॉडी मूव करेगी। देखो भाई, अब अपन ने बोला कि इस साइड में ये आ गया, इस साइड में ये आ गया। मैंने बोला कि इंक्लाइनेशन एंगल की वो मैक्सिमम वैल्यू जिस पर ये किस में रहे, रेस्ट में रहे। अब अपन ने क्या बोला रे, F इक्वल टू आपके पास में आ गया mg साइन, और ये एंगल अगर आपके पास में फाई है तो ये भी कितना आ गया जी, फाई आ गया। तो ये बन जाएगा साइन फाई। फिर से देखो एक बार, मैंने क्या बोला, F इक्वल टू क्या होता है, म्यू एन। देखो भाई, F इक्वल टू म्यू एन है तो F की जगह तो कितना आ जाएगा, mg साइन फाई। ये तो आपका आ गया F की जगह, म्यू ऐसा कैसा, n कितना आ जाएगा बच्चों, नॉर्मल रिएक्शनल फोर्स की खास बात क्या होती है, वो सरफेस के साथ में 90 डिग्री पर होता है। फिर से सुन लो, अरे इधर देख ले, ये जो आपके पास में n है, ये n आपका क्या बन जाएगा, mg cos फाई, और इसकी नेचर क्या होती है नॉर्मल रिएक्शनल फोर्स की, पीछे, हाँ तू बता भाई, कितना, mg cos फाई होती है, क्योंकि ये आपका इंक्लाइंड प्लेन है ना, तो इंक्लाइंड प्लेन में n इक्वल टू mg cos फाई, ये बन गया mg cos फाई। देखो जी, माजी से माजी कैंसल आउट, साइन फाई अपॉन में कितना, कोस फाई इक्वल टू बच्चों कितना, म्यू, म्यू इक्वल टू बन गया टेन फाई। तो ये आ गया। अब आपकी जानकारी के लिए मैं एक बात और बता दूं, कल वाली क्लास में अपन ने क्या देखा था कि एक आपके पास में कटोरा या बाउल है, उसके अंदर एक इंसेक्ट था जो पेंदे से या बॉटम से कुछ हाइट तक ऊपर गया था, और उस केस में अपन ने देखा था कि सेंटर से कितने डिग्री का एंगल बनाता है, तो वहाँ अपन ने वो एंगल कितना लिया था, अल्फा। तो यहाँ वहाँ क्या बोलता, म्यू इक्वल टू टेन फाई। और आपको जानकारी के लिए एक बात और भी ऐड कर लीजिएगा आप कि लास्ट में आएगा क्या, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। और एंगल ऑफ फ्रिक्शन में अपन क्या बोलेंगे, म्यू इक्वल टू टेन लेमड़ा, जो आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन बनेगा ना उसमें। तो पूरे फ्रिक्शन वाले चैप्टर में आपके 3 फॉर्मूले आते हैं, अल्फा इक्वल टू या म्यू इक्वल टू टेन अल्फा, दूसरा आता है म्यू इक्वल टू टेन फाई जो आपका एंगल ऑफ रिपोज वाला, तीसरा आता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन, तो उसमें अपन क्या बोलेंगे, म्यू इक्वल टू टेन लेमड़ा। देखो जी, ये आपका बन गया म्यू इक्वल टू टेन फाई। अब मेन जो बात आती है ना, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो इंपॉर्टेंट इसलिए है कि सबसे पहले आपको ये जज करना पड़ेगा कि फाई एक तो है और एक आपके पास में इंक्लाइन एंगल है। तो ये जो इंक्लाइनेशन एंगल है और एक आपके पास में फाई है, इसमें कौन सा ज़्यादा होगा कौन सा कम होगा उसके हिसाब से लगेगा। तो देखो भाई, फाई ज़्यादा है। अब इस चीज़ को आप ध्यान में कैसे रखेंगे, इसमें ध्यान से रखने के लिए यही है कि अगर अपन फाई की बात करते हैं कि फाई ज़्यादा है, तो आपके माइंड में क्या आना चाहिए कि फाई ज़्यादा है, इसका मतलब है बॉडी किस में रहेगी, रेस्ट में। अगर बॉडी रेस्ट में रहती है तो एक्सेलरेशन क्या होता है भाई, 0। अरे वाह, तो ये बन जाएगा, बॉडी आपकी रहेगी बच्चों रेस्ट में, और बॉडी रेस्ट में रहेगी तो एक्सेलरेशन क्या बन जाएगा, 0। तो ये आपका जो एक्सेलरेशन था भाई, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0। दूसरे में क्या बोला, अगर फाई आपका कम है और ये थीटा क्या है, इंक्लाइनेशन एंगल, इसकी वैल्यू अगर आपकी ज़्यादा होती है, अरे ध्यान से देखो, ये फाई है, ये आपका थीटा, ये इंक्लाइनेशन एंगल है, और ये आपका क्या है, एंगल ऑफ रिपोज है। तो अब इस केस में आप क्या बोलेंगे, इसकी वैल्यू आपकी कम है, इसकी वैल्यू ज़्यादा है। ज़्यादा है तो किस में रहेगा, मोशन में रहेगा, मतलब मूविंग कंडीशन में होगी जी। और मूविंग कंडीशन में होगा तो क्या बोलोगे, बॉडी किधर आएगी। अब कई बार मैं कहता हूँ आपको कि ड्रॉप कर दिया गया, बच्चे पूछते सर किधर जाएगा, ऐसा आपके तो डाउट नहीं है ना। अगर ड्रॉप करोगे तो भाई मोशन अंडर ग्रेविटी किधर आएगा, नीचे ही आएगा। तो इस वाले केस में किधर जाएगा, इधर आएगा। और नीचे की साइड में जब एक्सेलरेशन देखा जाए फ्रिक्शनल वाली सरफेस पर, तो क्या बताया था, A इक्वल टू जी साइन थीटा। अरे वाह, A इक्वल टू जी साइन थीटा माइनस का म्यू जी कॉस थीटा। तो ये बात ध्यान में रख लेना भाई, अगर ब्लॉक नीचे की तरफ आता है तो उस केस में, किस केस में, जिसमें आपका इंक्लाइनेशन एंगल है वो ज़्यादा होगा, तो A इक्वल टू जी साइन थीटा माइनस का म्यू जी कॉस थीटा आपका बन जाएगा। ये बात ध्यान में रह जाएगी ना। तो एक बार अच्छे से देख लो भाई, ये चीज़ आपको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
इसको आपको ध्यान में रखनी ही रखनी पड़ेगी। अब आप बताओ कि सर हमारे मन में ये नहीं समझ में आ रहा है कि भाई हम कैसे जज कर पाएंगे कौन सा ज़्यादा है कौन सा कम है। अगर आपको इंक्लाइन प्लेन में फ्रिक्शनल सरफेस दी गई है तो बच्चों म्यू अगर आपको गिवन है तो आप टेन थीटा बोले तो आप फाई निकाल सकते हैं, और इंक्लाइन प्लेन जो है उसके लिए इंक्लाइनेशन एंगल थीटा आपको गिवन होगा। थीटा दे दे म्यू दे दे तो आप फाई निकाल सकते हैं, फिर आप कंपैरिजन भी कर लोगे और कंपैरिजन करने के बाद में तुम्हारा आंसर भी आ जाएगा। अगर ये अच्छे से समझ में आ गया, इधर मुस्कुरा ले, बस मुस्कुराता रहे भाई, क्योंकि मुस्कुराने से है ना आधा रोग वैसे ही दूर हो जाता है। चलो नोट करो भाई फटाक से। देखो भाई क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपको ये बोला गया है कि ये आपके पास में एक इंक्लाइंड प्लेन है और ये m बोले तो 5 kg मास का एक ब्लॉक रखा गया है और थीटा इक्वल टू आपको बोला गया है 30 डिग्री, और जो फ्रिक्शनल सरफेस है तो म्यू इक्वल टू बोल दिया 3/4, और आपको बोला कि एक्सेलरेशन कितना आएगा। दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें आपको बोला गया कि ये आपके पास में एक इंक्लाइंड प्लेन है और यहाँ पर जो थीटा है उसकी वैल्यू कितनी है 30 डिग्री है, और ये वाला जो ब्लॉक आपके पास में है ये भी कितना है 5 kg का। इस बार मैं एंगल की वैल्यू थोड़ी सी चेंज कर देता हूँ ताकि आपका सेम सेम ना हो, 45 डिग्री, ठीक है। या मान लो ये ऐसे दे दिया आपको, ओनली और ओनली इतना ही दिया गया कि 45 डिग्री है, और जो म्यू है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन उसकी वैल्यू कितनी दे दी 3/4 दे दी, और इसमें भी क्या बोला कि एक्सेलरेशन बताइए कितना होगा, और यहाँ पर भी आपको क्या है थीटा ही दिया है ओनली। अब देखो, अब मतलब पहले आप थीटा दे रखा था तो आप क्लियर थे कि भाई ये क्या है आपके पास में इंक्लाइनेशन एंगल ये। अच्छा देखो सबसे पहले अपन ये तो चेक करें कि भैया म्यू है आपके पास, थीटा आ रहा है तो फाई कितना आएगा। तो अपन ने थोड़ी देर पहले देखा था क्या, फाई इक्वल टू या म्यू इक्वल टू 10 फाई, म्यू इक्वल टू 10 फाई, म्यू कितना है 3/4 इक्वल टू 10 फाई। देखो भाई 10 थीटा या 10 फाई के अंदर 3/4 किसकी वैल्यू होती है 37 डिग्री, तो 37 डिग्री आपके पास में क्या आ गया फाई आ गया। तो कहने का मतलब फाई की जो वैल्यू है वो बन गई 37 डिग्री। अब मुझे ये बताओ यार इस वाले केस में देख कॉर्नर ये 30 डिग्री ये 37, विच वन इज बिगर, कौन सा ज़्यादा है फाई ज़्यादा है। तो अपन ये बोलेंगे इस केस में फाई ज़्यादा है थीटा से, इसका मतलब फाई ज़्यादा है तो किस में रहेगा रेस्ट में रहेगा, और रेस्ट में रहेगा तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा जी 0। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो आप ऐसे भी ध्यान से रख सकते हैं कि देखो हाई फाई जिनका जीवन यापन होता है, जो हाई फाई तरीके से रहते हैं वो रेस्ट ही करते हैं मोस्ट ऑफ, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन आपका 0। आगे वाले में आओ, यहाँ मैंने बोला भाई क्या कि म्यू इक्वल टू 10 फाई, यहाँ से भी आपके पास में म्यू की वैल्यू कितनी है 3/4, और ये आपके पास में आ गया 10 फाई, सेम है जी। तो ये कितना बन जाएगा, फाई की वैल्यू आपके पास में वही 37 डिग्री आ गई। क्यों, क्योंकि आप दोनों ही सरफेस पर जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो कितना दिया गया है 3/4, तो इसका मतलब ये तो सेम ही आना है आपके पास में, डन। अब बच्चों मुझे एक बात बताओ कि यहाँ अगर आपको एक्सेलरेशन पूछा गया है तो फाई ज़्यादा है या कम है, तो ये 45 ये 37, तो थीटा की वैल्यू तो है 45 डिग्री, तो फाई कम है थीटा ज़्यादा है, तो बॉडी किस में रहेगी मोशन में रहेगी, और बॉडी मोशन में रहेगी तो क्या कहेंगे अपन, अब बोलेंगे भाई बॉडी अगर मोशन में है तो एक्सेलरेशन होगा, तो अब बॉडी किधर आएगी नीचे की तरफ आएगी। तो देखो A इक्वल टू जी साइन थीटा माइनस का म्यू जी कॉस थीटा कितना बनेगा जी 10, साइन थीटा साइन 45 कितना आ जाएगा, तो ये बनेगा साइन 45 माइनस म्यू कितना भाई 3/4, जी बोले तो 10, और ये कोस 45 1/√2। आगे तो आप सोल्व कर ही सकते हैं या बाल मजदूरी मैं ही करूँ। देखो भाई ये बन गया आपके पास में 10/√2 माइनस यहाँ से कितना बन जाएगा जी 30/4√2, ठीक। अब देखो बच्चों इस वाले फॉर्मेट को अगर अपन इधर लिखना चाहें तो ये बन जाता है 10/√2, अगर पूरे में से अपन कॉमन ले लें तो ये कितना आ जाएगा 1 माइनस का 3/4, और ये कितना हो जाएगा भाई
एक में से 1/4 गए तो 1/4, तो बोले तो 10/4√2। और इसको आप लिख सकते हैं 2 2 जा और 2 5 जा, बोले तो a आपके पास में आ जाएगा कितना 5/2√2। तो यही आपका आंसर है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो भाई लोगों इसमें ध्यान ये रखने वाली बात है कि अगर सबसे पहले तो अपन को ये चेक करना है कि फाई ज़्यादा है या थीटा ज़्यादा है। जो फाई ज़्यादा है तो रेस्ट में रहेगा। अगर आपका इंक्लाइनेशन एंगल ज़्यादा है, किससे, एंगल ऑफ रिपोज से, तो आप बोलोगे कि मोशन करेगा, और मोशन करेगा तो नीचे की तरफ आएगा। नीचे की तरफ आने के लिए ध्यान में क्या रखना है, A = G sin θ - μ G cos θ। तो इसमें किसी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। पहले आपको बता रहा हूँ कई बार, ये टॉपिक आसान नहीं है। यहाँ पर जो जुबान यूज ली गई है ना वो ईजी है, मतलब ईजी वे में आपको समझाया गया है, इसलिए आपको ईजी लग रहा है।